हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन ब्लॉसम बायोलॉजी। हम पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम, क्लास 10th साइंस का चैप्टर जैव प्रक्रम। उसमें हमने जीवों में होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा पोषण। अब हम पढ़ेंगे इसमें अगली प्रक्रिया श्वसन। देखिए क्रियाकलाप 6.4। एक परख नली में ताज़ा तैयार किया हुआ चूने का पानी लीजिए। इस चूने के पानी में निश्वास द्वारा निकाली हुई वायु प्रवाहित कीजिए। निश्वास किसको कहते हैं? जब वायु हम नाक से बाहर निकालते हैं उसे निश्वासन कहते हैं। तो निश्वास से वायु निकालकर चूने के पानी में प्रवाहित कीजिए। नोट कीजिए कि चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगा। एक सिरिंज या पिचकारी या द्वारा दूसरी परख नली में ताज़ा चूने का पानी लेकर प्रवाहित करते हैं। नोट कीजिए इस बार चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगा। निश्वास द्वारा निकली वायु कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में यह हमें क्या दर्शाता है। देखिए दोनों परख नली हम देखते हैं। यह प्रयोग कि एक परख नली है जिसमें चूने का पानी है, दूसरी परख नली में भी चूने का पानी है। एक में निश्वास के द्वारा वायु प्रवाहित की जा रही है, दूसरे में सिरिंज के द्वारा प्रवाहित की जा रही है। अब जो निश्वास के द्वारा वायु प्रवाहित हुई है तो उसमें चूने का पानी जल्दी दूधिया हो जाता है, जबकि सिरिंज में जो वायु है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, इसलिए इसको दूधिया होने में समय लगता है। दूसरा एक और प्रयोग इसमें दिया हुआ है, क्रियाकलाप 6.5। किसी फल का रस या चीनी का घोल लेकर उसमें कुछ यीस्ट डाल दीजिए। फल का रस ले लिया या कोई चीनी का घोल ले लिया, उसमें यीस्ट डाल दिया। एक छिद्र वाली कॉर्क लगी परख नली में इस मिश्रण को ले जाइए। कॉर्क लगा हुआ है, उसमें छिद्र हो रहा है, परख नली के कॉर्क में छिद्र हो रहा है ताकि उसमें कोई नली डाली जा सके। कॉर्क में मुड़ी हुई कांच की नली लगाएंगे और कांच की नली के दूसरा जो स्वतंत्र सिरा है उसको ताज़ा तैयार चूने के पानी वाली परख नली में ले जाएंगे। तो इस तरह से एक सिरा तो पहली परख नली में और दूसरा सिरा चूने के पानी वाली परख नली में। चूने के पानी में होने वाले परिवर्तन को तथा इस परिवर्तन में लगने वाले समय के को अवलोकन को नोट कीजिए। किण्वन के उत्पाद के बारे में यह हमें क्या दर्शाता है। तो इस किण्वन की प्रक्रिया में या इस फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देती है? चूने के पानी को दूधिया बना देती है। पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण की चर्चा कर चुके हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम के लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती है। खाद्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम में होता है। पोषण के दौरान हम खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करते हैं, वो कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। फिर कोशिकाएं उनका प्रयोग किसमें करती है? विभिन्न प्रकार के जैव प्रक्रमों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए। विभिन्न जीव इसे भिन्न विधियों के द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित करने के लिए करते हैं। कुछ जीव क्या करते हैं? ग्लूकोज क्या है? हमारे खाद्य पदार्थ का अंतिम उत्पाद है ग्लूकोज। हम जो भोजन लेते हैं वो लास्ट में उसका पाचन होकर किसमें बदल जाता है? ग्लूकोज में। तो जो श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन लेते हैं वो इस ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित कर देती है, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करके ऑक्सीजन, जिसमें कि ऑक्सीजन उपयुक्त नहीं होती है, ऐसे पथ का प्रयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन हो जाता है। ये जो सारी प्रवस्थाएं होती है, चाहे वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो चाहे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, ग्लूकोज का जो पहला चरण है उसमें ग्लूकोज जो एक 6 कार्बन वाला अणु है उसका विखंडन किसमें हो जाता है? एक 3 कार्बन वाले पाइरूवेट में हो जाता है। यह प्रक्रिया पूरी किसमें होती है? कोशिका द्रव्य में होती है और ये सभी तरह के जीवों में होती है, चाहे वो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं चाहे नहीं करते हैं। इसके पश्चात पाइरूवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकती है। यह प्रक्रम किण्वन के समय यीस्ट में होता है। यीस्ट में और कुछ अन्य जीव जो कि ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते उन सभी में यह प्रक्रम होता है।
तो पहला तो क्या होता है, उनमें ग्लूकोज किस में बदल जाता है, पायरूवेट में, फिर पायरूवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि यह प्रक्रिया वायु की अनुपस्थिति यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, इसलिए इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, ऐसी प्रक्रिया जो कि वायु की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऐसा श्वसन उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। पायरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फिर पायरूवेट का विखंडन यहाँ तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ, किस में हुआ, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में हुआ, जबकि ऑक्सीजन का उपयोग करने पर पायरूवेट का विखंडन होता है वो किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इस प्रक्रिया में 3 कार्बन वाले पायरूवेट के अणु को विखंडित करके और किस में बदल दिया जाता है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। ये जो 3 कार्बन वाला पायरूवेट है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। उसके अलावा ये जल भी देता है। क्योंकि यह प्रक्रम पूरा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की तुलना में अपेक्षा बहुत अधिक होता है। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव होता है तो पायरूवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन कम हो जाती है, मांसपेशियां हैं जो, उसमें हमारी पेशी कोशिकाएं जिसमें ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, तो वहां पर पायरूवेट का विखंडन किया जाता है। तो वो किस पथ के द्वारा किया जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जैसे जीवों में श्वसन प्रक्रिया होती है उसी पथ के द्वारा किया जाता है। तो उसमें क्या बनता है, यहाँ पायरूवेट के एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पायरूवेट किस में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, जो भी 3 कार्बन वाला अणु होता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। अब देखिए ये पूरी प्रक्रिया हम इसे डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ये ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन वाला अणु है, और ये पायरूवेट है जो कि 3 कार्बन वाला अणु है। तो ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में 3 कार्बन वाले अणु में बदल जाता है और साथ में ऊर्जा भी निकलती है। तो यहाँ पर ये सारे जीवों में ये प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया तो पूरे जीवों में होती है। उसके बाद ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट में ये पायरूवेट किस में बदलता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके अलावा ऊर्जा भी निकलती है। ये अवायवीय श्वसन वाले जीवों की श्वसन की प्रक्रिया है। ऑक्सीजन का अभाव, इसके अलावा हमारी जो पेशी कोशिका है उसमें लैक्टिक अम्ल बनता है पायरूवेट से और ऊर्जा निकलती है। और लैक्टिक अम्ल कितना, 3 कार्बन वाला होता है। ये तो कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिका में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है उस समय होता है। और अगला है अधिकतर जीवों में जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है, उसमें पायरूवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में होता है। और ये किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो पहले की प्रक्रिया होती है ग्लूकोज का विखंडन पायरूवेट में, वो कोशिका द्रव्य में होता है। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया हम समझ सकते हैं। कोशिका श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। कोशिकीय श्वसन, इसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं क्योंकि भोजन भी कोशिका में पहुंच जाता है रुधिर के द्वारा, और श्वसन के दौरान ऑक्सीजन भी वहां पहुंच जाती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन से भोजन का यानी कि ग्लूकोज का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऊर्जा निकलती है वो एटीपी के रूप में संचित हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। ये संचित रहती है, जब जब भी आवश्यकता होती है तो ये ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है जो कोशिका के अंदर होने वाली एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन करती है। जितनी भी एंडोथर्मिक आंतरोष्म प्रक्रियाएं होती है उनका परिचालन एटीपी के विखंडन से होता है। एटीपी क्या है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है, एक तरह से मुद्रा है। हमारे शरीर में सारी प्रक्रियाओं के होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा किसके रूप में संचित होती है, एटीपी के रूप। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। ये देखिए एडीपी
और इसमें फॉस्फेट का मिलान हो गया और ये ऊर्जा इससे क्या बन गया है, एटीपी बन गया है। आंतरोष्मी प्रक्रम कोशिका के अंदर तब इसी एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतस्थ फॉस्फेट संलग्नता खंडित होती है, एटीपी के अंदर से फॉस्फेट अलग हो जाता है, तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल, एक मोल अणु के से 30.5 किलो जूल ऊर्जा मोचित होती है। सोचिए कैसे एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यह आंतरिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और इसी प्रकार से अन्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसी तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण और तंत्रिका आवेग के संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जाता है। इस विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, तो उन क्रियाओं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एटीपी का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं और अंतरकोशिकीय अवकाश ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में हैं। पौधे में श्वसन की क्रिया किसके थ्रू होती है, रंध्र के थ्रू होती है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है। विसरण एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और ऑक्सीजन अंदर जाती है। ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधे की आवश्यकता पर निर्भर करती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, सूर्य की उपस्थिति में होती है। तो जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान के इन रंध्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का ही निष्कासन होता है। दिन में श्वसन के दौरान निकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। दिन में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो तुरंत प्रकाश संश्लेषण में काम में आ जाती है, अतः कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है दिन में। इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन ही निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें काम आ जाती है। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। अलग अलग जंतुओं में अलग अलग तरह के अंग हैं, ऑक्सीजन लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जल में विलेय ऑक्सीजन ही उपयोग में करने की आवश्यकता होती है। जो जल में जीव रहते हैं वो जल में विलीन ऑक्सीजन को ही उपयोग में लेते हैं। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। जल में जो विलीन ऑक्सीजन है वो वायु में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा में कम होती है। इसलिए जो जलीय जीव है उनकी श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है, यानी कि तेज होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है, जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। क्लोम मछली का क्या है, श्वसन अंग है। मुंह के द्वारा वो जल लेती है और जल में से ऑक्सीजन क्लोम तक पहुंचती है, जहां से कि उसे रुधिर में पहुंचा दिया जाता है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित होती है। इन सभी अंगों में एक संरचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में होती है। स्थलीय जीवों में ऑक्सीजन के अवशोषण के लिए विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं और उन अंगों की एक संरचना होती है, इस तरह की संरचना होती है जो उसके क्षेत्रफल को इतना बढ़ा देती है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का उपयोग कर सके वो, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है। जो जीवों के अंग होते हैं श्वसन से संबंधित, तो उसकी जो सतह होती है वो कैसी होती है, बहुत मुलायम और पतली होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से ये शरीर के अंदर होती है, अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए एक क्रियाविधि होती है। तो अब हम पढ़ते हैं मनुष्य में श्वसन किस तरह से होता है। देखिए, मनुष्य में चित्र भी आपको दिखाया गया है 6.9, जिसमें आपको
पूरा समझाया गया है कि किस तरह का मनुष्य का श्वसन तंत्र होता है। मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नासाद्वार द्वारा जाती है। नासाद्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है। नासाद्वार यानी नाक, ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इसके अंदर महीन छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि वायु निस्पंदित यानी कि उसमें से छन के वायु अंदर जाती है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल और दूसरी अशुद्धि रहित हो जाती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायक होती है, और इसमें हमारी नाक को गीला बनाए रखने के लिए इसमें श्लेष्मा की एक परत भी होती है जो भी धूल मिट्टी को बाहर ही रोक लेती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। कंठ में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि यह वायु मार्ग निपतित हो, यानी कि इसमें कोई किसी तरह का अवरोध नहीं आए। ये देखिए, ये नासाद्वार है, ये हमारे मुख है, ये हमारा श्वास नली है, ये उपास्थि वलय है। इसके अलावा ये फुफ्फुस है, ये हमारी पसलियां हैं, ये दिखाई दे रही है, इसके अंदर फुफ्फुस है, ये डायफ्राम है। उसके अलावा ये कंठ है हमारा, ये श्वसनी है, जो सबसे बड़ी नलिका है, जो श्वसनी है, जो किसमें बदल जाती है, 2 श्वसनिकाओं में बदल जाती है। और ये छोटे छोटे कूपिकाएं होती है जो लास्ट में कूपिकाओं में बदल जाती है। देखिए क्या होता है हमारा श्वसन तंत्र। फुफ्फुस के अंदर छोटी छोटी नलिकाओं में मार्ग, फुफ्फुस के अंदर का जो मार्ग होता है वो छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतःकृत हो जाता है, जिसे कि कूपिका कहते हैं। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो जाता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। जो हमारी श्वास नलिकाएं हैं वो छोटी छोटी भागों में विभक्त हो जाती है और अंत में कूपिका होती है, और उस कूपिकाओं में क्या होता है, रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। ये रुधिर वाहिकाओं का जाल क्या करता है, गैसों का विनिमय करने में मदद करता है। जैसा कि हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं, जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठ जाती है, और जो ये डायफ्राम है, जो आपको दिखाई दे रहा है डायफ्राम, ये डायफ्राम है, ये जो डायफ्राम है, ये जब पसलियां ऊपर उठ जाती है तो ये डायफ्राम कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी वक्षगुहिका बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कूपिकाओं को भर लेती है। कूपिकाओं की विस्तृत कूपिकाओं को भर लेती है। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कूपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु में ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। रुधिर क्या करता है, पूरे शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके कूपिकाओं में छोड़ देता है, और कूपिकाओं में जो ऑक्सीजन होती है वो शरीर से लेकर कूपिकाओं से लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर बाहर होती है तो फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन का अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल सके। यानी कि थोड़ा वायु का आयतन अधिक रखते हैं, जिससे कि इनके अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के छोड़ने के लिए समय मिल सके। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने में अपर्याप्त होता है और उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु में श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन किस में होता है, रुधिर में होता है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है। तो जो ये श्वसन वर्णक है वो यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है, अतः और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। यानी परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो विलेय अवस्था में जाती है। हमारे फेफड़ों से रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और उन कोशिकाओं तक पहुंचाती है
कोशिकाओं से इकट्ठी करके हमारे फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाता है और फेफड़ों के थ्रू फिर यह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। उसी तरह ऑक्सीजन लेकर रुधिर सारी कोशिकाओं तक उसका परिवहन करता है। और ये रुधिर कैसे करता है? क्योंकि लाल रुधिर कणिकाएं होती है रुधिर में, जिसमें कि हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, जो कि श्वसन वर्णक है और ये ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ने का, अपने साथ संबंधित करने की क्षमता रखता है, उच्च बंधुता रखता है। यदि कूपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह 80 वर्ग मीटर क्षेत्र को ढक लेगी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपने अपने शरीर का सतही क्षेत्रफल कितना होगा? विचार कीजिए कि विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होने पर गैसों का विनिमय कितना दक्ष हो जाता है। जितनी ज़्यादा सतह विस्तृत होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा गैसों का विनिमय होगा। यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु का पैर के अंगुष्ठ तक पहुंचने में 3 वर्ष का समय लगेगा। क्या आपको इससे प्रसन्नता नहीं हुई कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है? हीमोग्लोबिन की वजह से हम इतनी जल्दी श्वसन प्रक्रिया पूर्ण कर लेते हैं। इसी वजह से हम विसरण द्वारा श्वसन नहीं कर सकते हैं। अब हम इसके हमारा जो चित्र है श्वसन तंत्र का, उसको हम अच्छे से एक बार और समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए श्वसन तंत्र है ये हमारा। इसमें देखिए ये लंग्स हैं हमारे। इन लंग्स में ये ब्रोंकियोल्स है। ये हमारी सबसे बड़ी, इसको ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम ब्रोंकाई कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा श्वसन। इसके बाद हम अगला टॉपिक अगले वीडियो में लेंगे, उसका नाम है उत्सर्जन।